Hello everyone, welcome to PrepIS and welcome to the daily news analysis for 2nd April 2022. तो आज के daily news analysis में मैं जानता हूँ आप लोग you are hearing a new voice, right? So today myself Siddharth Kumar, your faculty and mentor on this platform will be taking up daily news analysis and रोज की तरह हम लोग कुछ important selected articles दोनों मेंस और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखेंगे आज के न्यूज़पेपर के। तो सबसे पहला है इंडिया रशिया ट्राइंग टू बाईपास सैंक्शन। अगर आपने इफ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए बिल्ड प्रेशर ऑन रशिया, यूएस, यूके और जो ईयू है, काफी वेस्टर्न नेशंस बहुत सारी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं और इन इकोनॉमिक सैंक्शंस का इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया पे। इनफैक्ट जो ये वेस्टर्न नेशंस हैं इंक्लूडिंग यूएस, पर्टिकुलरली यूएस, वो इनफैक्ट इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि वो रशिया से जो है ऑयल गैस नहीं खरीदे खरीदे जबकि रशिया is giving oil and gas to India at discounted rate and India has also started buying it, right? And this is very natural क्योंकि कोई भी नेशन अपने इंटरेस्ट में वर्क करेगा, right? Why it shouldn't, okay? And इंडिया ने एक बहुत ही अपना प्रिंसिपल्ड स्टैंड रखा है, तो लेट्स सी व्हाट इज दैट इन दिस आर्टिकल। Second is CGI, Chief Justice of India, flags falling credibility of CBI. So CBI आप जानते हो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट अगेन डिस्पाइट इट बीइंग प्रीमियर एजेंसी, इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउट में है। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि क्रेडिबिलिटी डाउट में क्यों है और सीजीआई ने क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या सजेशंस दिए हैं जिससे इसको जो है इस एजेंसी को और क्रेडिबल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूं आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट और वेल रिटन आर्टिकल है ये, दैट इज बिम्स्टेक आफ्टर कोलंबो समिट। तो रिसेंटली 30 मार्च को बिम्स्टेक का समिट हुआ था, कोलंबो समिट, इट वाज हेल्ड वर्चुअली और उसका आउटकम था एक कोलंबो पैकेज। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दैट पैकेज और कैसे आफ्टर दिस समिट देयर आर चेंजेस इन बिम्स्टेक एज अ ग्रुपिंग और क्या चैलेंजेस बिम्स्टेक एज अ ग्रुपिंग अभी भी फेस करेगा। Next is on quota and data. So now again this is based on, अगर आपने कल न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक लॉ जो वानियर कम्युनिटी को जो है एक और पर्टिकुलरली विद इन सब रिजर्वेशन या इंटरनल रिजर्वेशन दे रहा था 10.5% का। तो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या होल्ड किया, जो कल भी आया था न्यूज़पेपर में, वही हम आज देखेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट from the perspective of your GS2 polity कि रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन इज अ वेरी बिग क्वेश्चन और इंटरनल रिजर्वेशन दैट इज रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, राइट? सो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। Next, from prelims point of view, these last two articles are important. Center introduces bill और अंटार्कटिका। सो आप लोग सोचोगे कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बिल ला सकती है अंटार्कटिका के लिए, क्योंकि अंटार्कटिका इज नो मैंस लैंड, राइट? सो वो समझने की कोशिश करेंगे। और ऑल्सो देर वॉज अ आर्टिकल ऑन द रिकॉर्ड नेस्टिंग। सो रिसेंटली अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो करते होगे तो यू मस्ट नो कि ऑलिव रिडली टर्टल जो हैं उड़ीसा की कोस्ट पे आते हैं फॉर देयर मास नेस्टिंग नोन एज अरीबदा, राइट? सो इस बार रिकॉर्ड नेस्टिंग हुई तो हम ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे and these both become very important for you from prelims point of view. There is some announcement regarding the foundation course, so let me make that announcement for you. So as you all know, we have launched a foundation course for UPSC CSE 2023, right? And in this, with 1000 plus hours of live classes, आपका पूरा comprehensive coverage होगा यूपीएससी के सिलेबस का for both prelims and mains. एंड इसमें आपको पूरा जो है पर्सनलाइज मेंटरशिप भी मिलेगी, राइट? देयर विल बी प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड रेगुलर आंसर एंड ऐसे राइटिंग सेशन होंगे। डेली आप क्लासेस करोगे, क्लासेस के बाद जो है पूरा क्विज मिलेगा, पूरा करंट अफेयर्स आपका टिल मेंस 2023 जो है कराया जाएगा। एंड हर 15 दिन में भी फोर्टनाइटली एज वेल एज मंथली आपके सेक्शनल टेस्ट भी होंगे। तो बहुत ही डिटेल्ड और इंटीग्रेटेड वे में जो है आपको इस कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करवाया जाएगा एंड दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 38 अप्रैल 2022। अगर आपको ये कोर्स में एनरोल करना है और इफ यू हैव एनी क्वेरी राइट रिगार्डिंग इट, सो देयर इज अ क्वेरी और इंटरेस्ट फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन, आप इसको फिल कर सकते हो
we will reach out to you, or you could WhatsApp us at this number. So let's start our analysis. So सबसे पहले India and Russia are trying to bypass sanctions. So as I said कि US, UK, EU इन्होंने बहुत सारी sanctions put किए on economic sanctions particularly on Russia to build pressure because of the ongoing Russia Ukraine conflict, right? So again किस टाइप की sanction, जैसे स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम था उससे बैन कर दिया है, राइट? रशियन सेंट्रल बैंक को उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज नहीं करने दे रहे हैं। जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं या फॉरेन एसेट्स हैं रशियन बैंक्स के या फिर जो दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं या इंडिविजुअल्स के, उनको सीज या फ्रीज कर दिया गया है। ऑल्सो बहुत सारी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं रशिया पे। तो दीज आर दी सेट ऑफ सैंक्शंस। और साथ में आपने देखा है कि कल भी जो है यूएस के डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल जो है इंडिया को बोल रहे हैं कि डोंट परचेज ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया, राइट? एंड इनफैक्ट बट इवन डिस्पाइट ऑल दिस इंडिया इज going ahead with Russian oil, right? So my finance minister has already stated that we are buying cheaper Russian offer, and certainly it is very natural क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी, और कोई भी नेशन हो, इवन यूएस हो, इवन आप देखो ईयू अगर आप फॉलो करोगे, यूरोपियन यूनियन भी यू नो इज परचेजिंग ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया, राइट? इनफैक्ट आज की उसमें दिया है कि उसने पुतिन हैज सेड दैट यू हैव टू मेक पेमेंट्स इन डिफरेंट मेथड, राइट? सो जब ईयू परचेज कर सकता है, देन व्हाई यूएस इज सेइंग इंडिया और फोर्सिंग पुटिंग ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया टू नॉट परचेज रशियन ऑयल एंड गैस। साथ में इंडिया की कई डिफेंस डील है रशिया के साथ, S-400 एंड लाइकवाइज, जिनके पेमेंट्स करने हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस सैंक्शंस क्या होगा, इंडिया एंड रशिया आर फेसिंग पेमेंट इन मेकिंग दोस पेमेंट्स इन डॉलर्स। so that's why they are trying to तो इंडिया और रशिया जो है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव, he has came to India, and that's why they are trying to figure out a way how to bypass these sanctions and maintain good economic relations. And in fact you all know जो history है, Russia has been a supportive friend of India. So that's why how to ensure that economic and technological contexts remain stable or unpredictable, उसके लिए the India and Russia are negotiating some ways to how to bypass these sanctions, ठीक है? And one of the ways जो which is being figured out is कि कैसे नॉन डॉलर रुपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म सेटअप किया जा सके, राइट? सो अगर सीधा रुपी और रूबल के उसमें एक नॉन डॉलर पेमेंट मैकेनिज्म सेटअप कर लिया गया, सो देन वी विल बी वेरी मच बी एबल टू bypass these sanctions. In fact, and on the conflict of जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इंडिया ने एक बड़ा ही प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है। इंडिया ने कहा है कि सी whatever it is it should be resolved peacefully, right? So जो भी so already जो मिस्टर जयशंकर है, our external affairs minister, उन्होंने कहा कि yes the international environment is difficult but yes India always prefers that जो भी dispute है वो dialogue और diplomacy के through resolve हो, and everybody respect international law, UN charter and sovereignty and territorial integrity of the other states, right? So India ने एक principled stand रखा। इंडिया ने कहा है कि ये जो conflict है it should be resolved through dialogue and diplomacy, ठीक है? So this was about this, and from this you could clearly see अगर आपको आगे जाके there is a possibility मेंस में आपको क्वेश्चन आ जाए that the managing the relations with Russia on one end and US on one end is a challenging task and how India can do it. So उस केस में आप यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स उठा के जो है बता सकते हो कि कैसे ये क्राइसिस में इंडिया ने एक प्रिंसिपल स्टैंड रखा है एंड हाउ इट इज इंश्योरिंग कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कॉन्टैक्ट विद रशिया रिमेन स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल, क्योंकि that is in our own national interest. So first we always put our national interest and our energy security first. Now second article was on the falling credibility of CBI. So आप सबको पता है CBI को Supreme Court has called it a caged parrot. तो सुप्रीम कोर्ट हैज कॉल्ड इट अ केस्ड पैरट। क्यों केस्ड पैरट कहा था पास्ट में? क्योंकि इट इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कई बार एलिगेशंस लगी है सीबीआई पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीबीआई का मिसयूज करती है टू बिल्ड पॉलिटिकल प्रेशर ओवर स्टेट्स और अदर पॉलिटिकल लीडर्स, राइट? सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इज देयर और क्रेडिबिलिटी फॉल करिए। इनफैक्ट अगर परफॉर्मेंस वाइज भी देखें, if we see the performance of Central Bureau of Investigation, right? So अगर performance भी देखें, so
एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट ने कहा था दैट इट हैज अचीव्ड ओनली 3% कन्विक्शन रेट इन करप्शन केसेस। तो जितने भी करप्शन केसेस जो है सीबीआई ने हैंडल किए हैं उसमें सिर्फ 3% कन्विक्शन रेट है, राइट। और कई मेजर केसेस 2G टेलीकॉम केस वगैरह, उसमें कई जगह जो है कन्विक्शन ऑब्टेन करने में फेल किया था सीबीआई, राइट। तो ऑल दिस पुट अ डाउट ओवर द क्रेडिबिलिटी। इसके अलावा और भी चीजें हुई थी पास्ट में, इफ यू नो कि जो इसके जो है हेड और जो सेकंड जो है हाईएस्ट अथॉरिटी पे थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, राइट। और जो है फेडरलिज्म को लेके जो है सीबीआई के ऊपर लास्ट ईयर जीएस मेंस में भी क्वेश्चन आया था आपको। तो दैट्स व्हाई ओवरऑल जो है सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पे बहुत सारा डाउट है, बिकॉज बाय टू रीजंस प्राइमरीली। एक हो गया इसका परफॉर्मेंस, राइट। तो दो रीजन है कि क्यों डाउट है क्रेडिबिलिटी पे। देयर आर टू रीजंस। वन इज इट्स परफॉर्मेंस, जैसा मैंने बताया 3% कन्विक्शन रेट, एंड सेकंड इज दैट इट इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट है के अंडर है, तो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी सेइंग दैट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट क्रेडिबल। और एक और चीज जो जस्टिस रमन्ना है हाईलाइट की है कि करेंटली जो है देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन से, एक कोई ऑफेंस हुआ तो उसमें सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट करता है, ईडी भी, एसएफआईओ भी। तो अलग अलग जो है कोई एक ही इवेंट हुआ है करप्शन का, उसको अलग अलग एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही है। सो इट लीड्स टू मल्टीपल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। और ओवरलैप और कंफ्यूजन होता है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सो सोल्यूशन क्लियरली जो दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन बनाओ विच शुड बी इंडिपेंडेंट, और वो एक लॉ के थ्रू बनना चाहिए। सो ये पहले भी कहा गया है कि जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसको एक लॉ के थ्रू, करेंटली ये कैसे बना हुआ है अभी, ये जो है सेंट्रल सीबीआई जो है इट इज मेड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। करेंटली सीबीआई इज मेड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। तो अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट एन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसलिए कहा गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने कहा है कि देयर इज अ नीड टू क्रिएट एन अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन, और दैट शुड बी क्रिएटेड थ्रू अ लॉ। एक लॉ के थ्रू जो है पार्लियामेंट बनाए उसको, और उस लॉ के अंदर उसके पावर्स, उसके फंक्शन, उसके जुरिस्डिक्शन सब क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए, राइट। एंड जो द हेड ऑफ दिस जो इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी बनाएंगे, ही शुड बी एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल अथॉरिटी। अपॉइंटमेंट शुड बी थ्रू अ कमिटी सिमिलर टू द वन विच अपॉइंट सीबीआई डायरेक्टर। तो आप लोगों के लिए एक प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स हु आर द members of committee who appoint CBI director. So please look it up and tell me in the comments कि कौन है उस एक कमिटी जो सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, तो उसके मेंबर्स कौन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिमिलरली क्या कहा है कि एक इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी बननी चाहिए, जो लॉ होगा पार्लियामेंट पास करेगा, उसमें लॉ में क्लियरली उसकी पावर फंक्शन सब कुछ बताना चाहिए, एंड जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए उसके हेड का, इट शुड बी बाय अ कमिटी सिमिलर टू दी वन विच अपॉइंट्स दी सीबीआई डायरेक्टर, ठीक है। एंड अगेन ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो ये मल्टीप्लिसिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस की हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है सेम क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती हैं डिफरेंट एंगल से, जैसे ईडी हो गया, एसएफआई हो गया, ये खत्म हो जाएगा। साथ में एक और इनबिल्ट सेफगार्ड के बारे में कहा है दैट सेपरेट एंड ऑटोनॉमस विंग फॉर प्रोसिक्यूशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए सेपरेट विंग होने चाहिए, सो दैट देर इज टोटल इंडिपेंडेंस। सो इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच करना, प्रोसिक्यूशन मतलब कोर्ट में ले जाके उसको जो है प्रूव करना कि कन्विक्शन अचीव करना। तो इन दोनों को, ये दोनों विंग्स भी जो हैं इस बॉडी के, दे शुड बी सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट। और एक और चीज कही है दैट देयर शुड बी एनुअल ऑडिट ऑफ इंस्टीट्यूशंस परफॉर्मेंस। एनुअली ऑडिट करना चाहिए कि कितने अच्छे से ये जो इसको रोल दिया गया है उसको फुलफिल कर रहा है, क्या इसका परफॉर्मेंस है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट Central Bureau of Investigation by the Chief Justice of India. Now next, the most important one, the editorial. So here I have given you note on it, and you could get this PPT in description. So the context is that अभी 5th BIMSTEC summit हुआ है 30th March को, और some facts that you should highlight कि कौन कौन member nation है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, and it constitutes 20% of world population and only 4% of global GDP. देखिए इस टाइप के फैक्ट्स आपको जो है इंट्रोडक्शन जो मेंस में
मेंस में सी देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि बिम्स्टेक पे आपको क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। तो जब मेंस में इंट्रोडक्शन लिखना होगा बिम्स्टेक पे, यू कुड स्टार्ट विद दीज फैक्ट्स, राइट? इस टाइप के फैक्ट्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड व्हाट वाज दी, सो जो सबमिट हुआ रिसेंटली उसका आउटकम क्या था, कोलंबो पैकेज। उसमें क्या क्या हुआ, एक बिम्स्टेक चार्टर लाए जिसमें कहा गया दैट बिम्स्टेक की एक आइडेंटिटी क्लियरली एस्टेब्लिश की, दैट इट विल बी एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो बिम्स्टेक इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विथ लीगल पर्सनैलिटी, राइट? और उस जो कोलंबो पैकेज में ये भी कहा गया कि 7 सेक्टर्स वुड बी देयर फॉर कोऑपरेशन, और 7 नेशंस है बिम्स्टेक के मेंबर, और 7 सेक्टर्स, हर एक नेशन एक सेक्टर को हैंडल करेगा। तो क्या क्या सेक्टर्स, पहले इससे पहले कितने थे? इससे पहले 14 थे। तो इस कोलंबो समिट के बाद इसको 7 कर दिया गया है, और हर एक मेंबर एक एरिया को संभालेगा। जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कौन संभालेगा? बांग्लादेश, राइट? इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कौन? भूटान। सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एनर्जी विल बी हैंडल्ड बाय इंडिया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि बिम्स्टेक जो समिट है आपका, उसमें सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को हैंडल करेगा इंडिया। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी को कौन हैंडल करेगा? म्यांमार। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स विल बी बाय नेपाल। साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन विल बी बाय श्रीलंका, एंड कनेक्टिविटी विल बी बाय थाईलैंड। इसके अलावा एक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हैज आल्सो बीन लॉन्च्ड। so this was conceptualized and made by एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो इसको कॉन्सेप्चुलाइज और वो किया है। सो दिस हैज बीन अप्रूव्ड। तो इससे क्या होगा कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें काफी ऑलमोस्ट, इसमें कितने 146 बिलियन डॉलर्स के अराउंड का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 55 बिलियन डॉलर्स का जो प्रोजेक्ट है दैट इज अंडर 55 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट जो है दैट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एंड 3 न्यू, सो रिमेंबर दिस, तो ये मास्टर ट्रांसपोर्ट ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बनाया है। कितना? 146 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें से 55 बिलियन इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन। टोटल 214 ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, एंड ईयर इज फ्रॉम 2018 टू 2020। सो दिस इज अनदर आउटकम ऑफ द कोलंबो पैकेज। 3 नए एग्रीमेंट्स भी किए गए हैं ऑन द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, cooperation between diplomatic academies, and establishment of technology transfer facility in Colombo. एंड ऑल्सो एक और चीज डिसाइड की गई है कि अब से बिम्स्टेक की समिट एवरी 2 ईयर्स होगी। सी वन थिंग इज आयरॉनिकल, बिम्स्टेक को इस जून में 25 ईयर्स होने वाला, बट डिस्पाइट 25 ईयर्स दिस इज इट्स 5th समिट। तो ये देखे कि इसकी समिट भी रेगुलरली नहीं हो रही थी, इसलिए इट वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो अब ये डिसाइड किया गया है कि हर 2 साल में जो है बिम्स्टेक की समिट होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब सी यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि क्या चैलेंजेस फेस्ड हैं। तो सबसे पहला चैलेंज, मेजर चैलेंज, दैट ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो अभी तक जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों को नेगोशिएट करना था, एंड अभी तक जो है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में काफी प्रोग्रेस नहीं गया है। इसमें 7 एग्रीमेंट्स होने थे टोटल ताकि पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बने, बट अभी तक ओनली 2 एग्रीमेंट्स पे जो है एग्री किए गए। एंड इनफैक्ट देखिए, कोई भी कोऑपरेशन हो, रीजनल ग्रुपिंग हो, अगर उसको स्ट्रांग बनाना है, इफ एनी रीजनल ग्रुपिंग हैज टू बिकम स्ट्रांग, देन देयर हैज टू बी सम स्ट्रांग इकोनॉमिक कोऑपरेशन आल्सो। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर स्ट्रांग होगा उनके बीच में, so then certainly this grouping will become much more stronger and relevant। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि कनेक्टिविटी करना। सो देखो, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह अनाउंस तो कर दिए गए, बट देयर इज ऑल्सो नीड फॉर लीगल इंस्ट्रूमेंट्स की सी रोड्स वगैरह बना देंगे, बट देयर इज ऑल्सो नीड फॉर लीगल एग्रीमेंट की हाँ, कि क्या लीगल रूल्स रहेंगे फॉर कोस्टल शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट, एंड इंट्रा रीजनल एनर्जी ग्रिड। ठीक है, so there is also need to make come out with common laws in all these countries for the legal instrument related to the connectivity. Also, Nepal's prime minister highlighted that achieving SDG is a challenge, particularly due to the impact of COVID for the BIMSTEC nation, and political instability in Myanmar, right? As well as अगर कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उसमें हाईलाइट किया गया था कि बांग्लादेश एंड म्यांमार के जो डिफरेंसेस हैं और रोहिंग्या क्राइसिस, दैट इज अनदर चैलेंज। और इसके अलावा इंडिया का जो साइज और जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है कंपेयर्ड टू अदर नेशंस ऑफ द बिम्स्टेक बहुत ज्यादा है। तो ये जो डिस्पैरिटी है इंडिया के इकोनॉमिक साइज और इंडिया के इन्फ्लुएंस में विद अदर नेशंस, इससे हो सकता है कि अदर नेशंस जो है दे मे बी एप्रीहेंसिव ऑफ कोऑपरेटिंग मोर। सो इंडिया को इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। इनफैक्ट वे अहेड सजेस्टेड इसकी फंडिंग दिया जाए
और इसमें इंडिया ने जैसे एडिशनल फंडिंग कमिट, सो दिस इज द रोल दैट इंडिया इज प्लेइंग, टेकिंग द लीड रोल। सो इंडिया ने एडिशनल फंडिंग दी है फॉर बिम्स्टेक सेक्रेटरीट, राइट, एंड रिजॉल्विंग बायलेटरल डिफरेंसेस, राइट, जैसे रोहिंग्या क्राइसिस में बांग्लादेश म्यांमार के ऊपर था, राइट। एंड ऑल्सो जो आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है कि बिम्स्टेक शुड फोकस ऑन फ्यूचर एरियाज जैसे ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, प्रमोशन ऑफ एक्सचेंजेस एंड लिंक्स अमंग स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई। तो दीज आर सम एरियाज जिसपे ज्यादा फोकस करना चाहिए बिम्स्टेक को। ऑल्सो सी पैकेज में डिसाइड किया गया कि हर 2 साल में सबमिट होगा। यहाँ पे कहा गया कि इट इज सजेस्टेड बाय द राइटर ऑफ द आर्टिकल दैट द सबमिट शुड बी एनुअली। सो मोर रेगुलर मीटिंग होगी तो ज्यादा कोऑपरेशन होगा, राइट। विजिबिलिटी भी बढ़ानी है बिम्स्टेक की, उसके लिए सजेशन ये दिया गया है दैट जो मेंबर्स हैं बिम्स्टेक के, दे कुड बी इनवाइटेड एज स्पेशल गेस्ट टू G20 समिट which will be hosted by India in 2023. So remember this, some prelims type of fact also is there. So G20 summit जो India host करेगा 2023 में, so for what India could do is India could invite BIMSTEC के members को there, so that क्या होगा कि BIMSTEC की visibility बढ़ जाएगी। and lastly it has been also suggested कि इसको एक better name दिया जाए, क्योंकि currently Bay of Bengal multi sector cooperation for technical and economic, so बहुत लंबा चौड़ा नाम है, right? So a rather simpler name would again be clearly highlight करेगा कि क्या इसका purpose है, right, and give it better visibility. Next is on quota and data. So let me just give you a brief backgrounder अगर आपको नहीं पता। See, Article 15.4, Article 15.4 and Article 16.4 आपको अलाउ करते हैं to make reservations for those communities who are socially and इकोनॉमिकली बैकवर्ड, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि 15.4 और 16.4 जो है इट अलाउज द स्टेट इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। सो स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर जो है स्टेट लेजिस्लेचर कि वो लॉ ला सकते हैं टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एंड दीज आर एक्सेप्शन टू द राइट टू इक्वालिटी। ये जो है दीज आर एक्सेप्शन टू राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो अगेन इसी को फॉलो करते हुए तमिलनाडु ने एक लॉ लाया, स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट। नाउ देखो तमिलनाडु में रिजर्वेशन का सिस्टम थोड़ा अलग है, यहाँ पे 69% रिजर्वेशन है। अब आप बोलोगे कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% लिमिट सेट किया है, तो आप बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये 9th शेड्यूल में है, राइट। सो दिस इज इन 9th शेड्यूल, और 9th शेड्यूल में दैट टू बिफोर 1973, ये जो था 24 अप्रैल 1973, उसके पहले 9th शेड्यूल में, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन नहीं करता। और रिजर्वेशन का सिस्टम क्या है कि 30% रिजर्वेशन 69 में से, राइट, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस को जाता है। उसके बाद जो है 20% जो आपका एमबीसी एंड डीएनसी यानी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी एंड डिनोटिफाइड, 18% आपका शेड्यूल कास्ट एंड 1% टू दी शेड्यूल ट्राइब। ये फंडा है। अब ये जो 20% है, राइट, इस लॉ के थ्रू इस 20% में जो है 10%, 10.5% जो है इस वनियार कम्युनिटी को दिया, राइट। और उनको देने का क्या रीजन बताया, किस रीजन के बेसिस पे, दैट दे आर दी मोस्ट बैकवर्ड, राइट, विद इन बैकवर्ड ऑल्सो ये सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड और बैकवर्ड है, राइट, इनकी बैकवर्डनेस। बट फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको स्ट्राइक डाउन किया और क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स वगैरह दिए हैं, आप दे सकते हो रिजर्वेशन, बट सिर्फ आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि ये कास्ट बहुत ज्यादा बैकवर्ड है और इसको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। देयर इट जो रिजर्वेशन दे रहे हो इट शुड बी रीजनेबल, राइट। और रीजनेबलनेस का क्राइटेरिया क्या है कि देयर शुड बी डेटा, देयर शुड बी डेटा ऑन वेदर दिस जो कम्युनिटी है, सी इट इज बैकवर्ड, और एंड सेकंड वन इट इज बैकवर्ड इस पे डेटा, एंड सेकंड डेटा, सो बैकवर्ड तो हमें पता चल जाए कि यस दिस इज अ कास्ट, और इससे सेकंड दैट इट इज अंडर रिप्रेजेंटेड इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, राइट। ये डेटा भी आपके पास होना चाहिए, इसी के बेसिस पे आप जो है ये जो है इंटरनल रिजर्वेशन दे सकते हो। सो इंटरनल रिजर्वेशन दे सकता है स्टेट, बट द क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है पावर, बट द क्राइटेरिया सिर्फ कास्ट के बेसिस पे रैंडमली नहीं दे सकता, राइट। इट शुड बी बेस्ड ऑन क्वांटिफाइबल डेटा। अब इसी में आज तक कोई क्वांटिफाइबल और प्रॉपर डेटा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसीलिए हमें चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस
उससे हमें क्वांटिफाइबल डेटा मिल जाएगा कि कौन सी कास्ट, कौन सी कम्युनिटी कितने ज्यादा बैकवर्ड है, किसको किसको एडिकेट रिप्रेजेंटेशन मिला है या किसको नहीं मिला है, राइट। So overall the crux is that yes, internal reservation यानी सब रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन विद इन, जो रिजर्वेशन दे रखा है कम्युनिटी को उसके विद इन, कोई एक कम्युनिटी जो ज्यादा बैकवर्ड है, अंडर रिप्रेजेंटेड है, उनको रिजर्वेशन दे सकता है स्टेट, राइट, कोई भी गवर्नमेंट दे सकती है। बट अगेन फॉर दैट देयर हैज टू बी सम रीजनेबल, some quantifiable data, right? So this was what is discussed in this article. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट सेंटर इंट्रोड्यूसेस एंटार्क्टिका बिल, ठीक है। नाउ आप लोग सोच रहे होगे कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंटार्क्टिका पे बिल ला सकती है, राइट, क्योंकि एंटार्क्टिका इज नो मैंस लैंड, मतलब किसी का भी टेरिटोरियल क्लेम नहीं है एंटार्क्टिका पे। सो हाउ कैन सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एंटार्क्टिका बिल, राइट। सो बेसिकली वही यहाँ बताया गया, यहाँ बताया गया है कि सी, जो इंडियन गवर्नमेंट है, राइट, इट इज अ सिग्नेटरी टू एंटार्क्टिका ट्रीटी। So let's first know about Antarctica Treaty. So Indian government क्या है? It is signatory to Antarctica Treaty. तो Antarctica Treaty का प्राइमरी पर्पस क्या है कि जो एंटार्क्टिका है, फॉर दी बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इस ट्रीटी में डिसाइड किया गया था कि जो एंटार्क्टिका की लैंड है उसका एक्सक्लूसिव यूज होगा फॉर पीसफुल पर्पस, और कोई भी इंटरनेशनल डिस्कॉर्ड या डिस्प्यूट नहीं होगा वहां की जगह को लेके, राइट। देयर शैल बी नो इंटरनेशनल डिस्प्यूट और डिस्कॉर्ड, राइट। और इसके लिए क्या एंटार्क्टिका ट्रीटी ने कहा? सो इट प्रोहिबिट समथिंग। क्या क्या प्रोहिबिटेड है एंटार्क्टिका ट्रीटी में? मिलिट्री एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड देयर, एक्सेप्ट कोई ऐसा साइंस की रिसर्च के लिए अगर कोई आप ले रहे हो उसको छोड़ के, बाकी कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं हो सकती, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं हो सकता, कोई न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोज नहीं कर सकता एंटार्क्टिका। बट एट द सेम टाइम इट प्रमोट समथिंग, क्या कि आप एंटार्क्टिका जाके साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, जो आपने रिसर्च की उसका डेटा एक्सचेंज कर सकते हो। ऑल्सो कोई भी टेरिटोरियल क्लेम नहीं कर सकता एंटार्क्टिका पे, ठीक है। कोई भी क्लेम भी करेगा सो इट वुड बी हेल्ड इन अबेंस, मतलब उसको माना नहीं जाएगा, ठीक है। एंड रिमेंबर, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, ठीक है। ये ट्रीटी जो है अप्लाई करती है टू द एरिया साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। रिमेंबर दिस ट्रीटी अप्लाइज टू द एरिया साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इंक्लूडिंग ऑल आइस शेल्स एंड आइसलैंड। और अब आ जाओ बात इसकी, एंटार्क्टिका बिल की। सो एंटार्क्टिका ट्रीटी क्या है वो हमने देख लिया, राइट। अब देखो, सिंस एंटार्क्टिका ट्रीटी का इंडिया मेंबर है, तो एंटार्क्टिका ट्रीटी ही बोलती है कि देखो आपने अपना रिसर्च स्टेशन वहां पे सेटअप किया होगा, तो एंटार्क्टिका ट्रीटी सेज कि आप अपने लॉज बनाओ फॉर दैट पोर्शन ऑफ एरिया जहां आपके रिसर्च बेसिस है, राइट। एंटार्क्टिका ट्रीटी ने कहा है कि जिस पोर्शन ऑफ बेसिस, जहां जो एंटार्क्टिका एरिया जहां पे आपका बेस है, वहां पे जो है आप वहां पे कैसे क्या लॉज होने चाहिए, वहां के लिए आप जो है लॉज बनाओ ताकि वहां कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हो। एंड रिमेंबर दिस, इंडिया के दो रिसर्च स्टेशन हैं एंटार्क्टिका में जो ऑपरेशनल है, वो है मैत्री एंड भारती, ठीक है। सो टू रिसर्च स्टेशन आर देयर, राइट। और इसी के परसुएंस में एक एंटार्क्टिका बिल है फॉर रेगुलेटिंग द विजिट्स, और कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है वहां पे जो लोग उस रिसर्च स्टेशन में होते हैं उनको सेटल करने के लिए ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। एंड सी अगेन, ये ट्रीटी में ही दे रखा था कि दैट अगर आपको मेड इट मैंडेटरी फॉर द सिग्नेटरी कंट्रीज टू स्पेसिफाई द लॉ गवर्निंग द टेरिटरीज ऑफ देयर स्टेशन। सो इंडिया के लिए मैंडेटरी था ये करना। एंड ऑल्सो दो और फैक्ट्स, कि इंडिया इज कमिटेड टू प्रिजर्विंग द इकोलॉजी ऑफ एंटार्क्टिका, और ये हम देख सकते हैं दैट इंडिया इज सिग्नेटरी टू कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज एज वेल एज कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई थी, राइट। एंड अगेन इस पे बाकी दूसरे अपोजिशन मेंबर्स ने दे क्वेश्चन हाउ इट विल बी देयर एंड ऑल, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लास्ट आर्टिकल आज का है, दैट इज द रिकॉर्ड नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स, राइट। सो बेसिकली साइंटिस्ट ने अभी नोटिस किया है कि रुशकुल्या जो कोस्ट है उड़ीसा की, वहां पे these olive ridley turtles have came in large numbers and and came in their large numbers for their record nesting। और इनके जो नेस्टिंग का बिहेवियर है, ये जो बिहेवियर है इनका टू कम एट अ स्पेसिफिक कोस्ट एंड फॉर देयर नेस्टिंग, अपने एग्स ले करने के लिए, दिस इज नोन एज अरीबद्दा,
So it means, arrival by sea, and it is the mass nesting behavior exhibited not only by Olive Ridley. Olive Ridley तो करते हैं जो आप हमेशा पढ़ते हो, but Kemp Ridley भी. So remember this for prelims. प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अरिबदा सिर्फ ऑलिव रिडली नहीं, कैंप रिडली टर्टल्स भी करते हैं, राइट. सो यहाँ पे जो है बेसिकली ये आए और इनको ऑलमोस्ट 6000 को जो है टैग किया गया, मतलब उन पे कुछ सेंसर्स वो लगाए गए जिससे उनको ट्रैक कर सकते थे. और उन सेंसर्स को लगाने से क्या पता चला, इट रिवील्ड, जो टैग्स लगाए, दैट ऑलिव रिडली कैन ट्रेवल. सो हम नॉर्मली सोचते थे कि बस ओडिशा कोस्ट, बट इट कैन ट्रेवल वेरी फार. इट कैन ट्रेवल अप टू श्रीलंका एंड इंटायर जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, वहां पे भी ये ऑलिव रिडली टर्टल जो है जाते हैं और माइग्रेट करते हैं. Now, these are some important facts since olive lily turtle is in use, which you should know about it. So it is second smallest and most abundant of all sea turtles, and it is inhabiting the warm waters of Pacific, Atlantic, and Indian Oceans. And species is recognized as vulnerable by IUCN Red List. ठीक है, so ये जो species है इसको vulnerable classify किया गया है under IUCN Red List. And इंटरनेशनल ट्रेड जो है इसका प्रोहिबिटेड है अंडर साइट्स अपेंडिक्स 1. एंड दीज आर कार्निवोर्स एंड मेनली फीड ऑन जेलीफिश, श्रिम्प्स. सी कई बार यूपीएससी इस टाइप की चीजें भी पूछ सकता है, ठीक है. सो दे आर कार्निवोर्स, रिमेंबर दिस, ठीक है. एंड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स इन ओशन, पूरी लाइफ इनकी ओशन में जाती है, बट कई बार ये माइग्रेट करके जाते हैं फॉर देयर बिटवीन देयर फीडिंग एंड मीटिंग ग्राउंड्स, ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ ईयर. And coast of Odisha, जैसा आपने देखा, is the largest mass nesting site for olive ridley turtles.